आज के टाइम में मिड वेट्स बाइक्स में रॉयल इनफील्ड वर्ल्ड में नंबर 1 है। रॉयल इनफील्ड 650 सीसी में बेयर, इंटरसेप्टर, कॉन्टिनेंटल जीटी जैसी बाइक्स को लॉन्च कर चुका है, जो कि पूरी दुनिया में बहुत ही बेहतरीन बाइक मानी जा रही हैं और उनके सेल्स नंबर भी बहुत अच्छे निकल के आ रहे हैं। रॉयल इनफील्ड अपने पीयर्स को बहुत ही तगड़ा कंपटीशन दे रही है और मिड वेट वाली बाइक्स में तो ये किसी और कंपनी को आसानी से एंट्री ही नहीं करने दे रही है। अब आप देखिए 350 सीसी में इन्होंने 4 बाइक लॉन्च कर रखी हैं, जिनमें बुलेट, क्लासिक, मीटियोर और हंटर मेन है। इसके बाद इनके पास 450 सीसी में गरिल्ला और हिमालयन जैसी बहुत तगड़ी बाइक्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में किसी और कंपनी को नहीं आने दे रही हैं। और 650 सीसी का इंजन इनका बहुत ही अच्छा इंजन माना जाता है। इनकी इंटरसेप्टर बाइक कई सालों तक नंबर 1 650 सीसी बाइक रही थी, लेकिन हमेशा पिक्चर ऐसी नहीं थी। एक टाइम ऐसा आ गया था जब रॉयल इनफील्ड का सर्वाइवल ही मुश्किल में आ गया था। 1990s में रॉयल इनफील्ड रिलीवेंट बने रहने के लिए भी स्ट्रगल कर रही थी। ऐसा क्या हो गया था उस टाइम पे और कब रॉयल इनफील्ड की स्टार्टिंग हुई थी और आज इस मुकाम पर रॉयल इनफील्ड किस स्ट्रेटजी के थ्रू पहुंची है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। रॉयल इनफील्ड की जर्नी 1901 में इंग्लैंड से स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पर इसकी मोटरसाइकिल रगेड और रिलायबिलिटी के लिए जानी जाती थी। पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन आर्मी को अपने बॉर्डर्स को पेट्रोल करने के लिए एक रिलायबल मोटरसाइकिल चाहिए थी। उन्होंने 350 सीसी की बुलेट को शॉर्टलिस्ट किया था। उसी टाइम पे रेडिच इंग्लैंड ने मद्रास की एक कंपनी के साथ टाई अप करके इनफील्ड इंडिया को बनाया था। उसी टाइम ऑफिशियली इनफील्ड इंडिया में आई। उसके बाद इनफील्ड ने काफ़ी सारी बुलेट बाइक्स को प्रोड्यूस किया था। उस टाइम पे बुलेट काफ़ी फेमस बाइक थी, लेकिन ये स्टोरी ज़्यादा दिन तक कंटिन्यू नहीं रह पाई। उस टाइम पे मोटरसाइकिल मार्केट बहुत तेज़ी से चेंज हो रही थी और जैपनीज मैन्युफैक्चरर इंडिया में एंट्री ले चुके थे। होंडा, यामाहा और सुजुकी जैसे मैन्युफैक्चरर बहुत ही रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट बाइक बना रहे थे और इंडियन इकोनॉमी उस टाइम पे कुछ इस तरह की थी कि उन्हें यानी कि मिडिल क्लास सेगमेंट को एक रिलायबल और फ्यूल एफिशिएंट बाइक चाहिए थी, जो कि बिल्कुल उलट थी जिस तरह की बाइक्स रॉयल इनफील्ड बनाती थी। रॉयल इनफील्ड्स बहुत ही हैवी और बहुत ही अनरिलायबल बाइक्स बना रही थी उस टाइम पे और उनकी फ्यूल इकोनॉमी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। बस उनके पास एक फैक्टर था जिसकी वजह से उनकी बाइक्स बिक रही थी और वो फैक्टर था नॉस्टैल्जिया। यानी कि जो पहले वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 में बाइक्स यूज़ की गई थी, उस टाइम पे जो उनकी इमेज बन गई थी एक रगेड और रिलायबल बाइक्स की, बस वही एक फैक्टर था जिसकी वजह से लोग रॉयल इनफील्ड खरीद रहे थे। लेकिन जैपनीज़ बाइक्स ने जैसे-जैसे अपने पाँव जमाने स्टार्ट करे, उन्होंने इतनी यूजेबल बाइक्स बनाई जिसकी वजह से रॉयल इनफील्ड का फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खतरे में आ गया। एक टाइम ऐसा आ गया जब रॉयल इनफील्ड लगभग बैंकरप्ट होने वाली थी और यह टाइम था 1990s का। मैटर को और भी ज़्यादा बिगाड़ दिया रॉयल इनफील्ड की अनरिलायबल बाइक्स ने। इनकी बाइक्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी, जैसे कि इनके इंजन में से बहुत ज़्यादा ऑयल लीक होता था। एक बार तो इनको ऑयल फील्ड्स के नाम से पुकारा जाने लगा था। 1990s के बाद रॉयल इनफील्ड ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाली थी, लेकिन 1994 में आयशर मोटर्स ने इसको एक्वायर कर लिया। आयशर मोटर्स ने रॉयल इनफील्ड की ब्रांड को बनाए रखने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया, लेकिन उस टाइम पे ये सारी स्पेंडिंग्स बहुत ही फ्यूटाइल नज़र आ रही थी, क्योंकि रॉयल इनफील्ड की इमेज सुधरती हुई दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन चेंज जब हुआ, जब 2000 में सिद्धार्थ लाल ने रॉयल इनफील्ड का चार्ज अपने हाथ में लिया। उनका विज़न बहुत ही ज़्यादा क्लियर था। वो डबल डाउन कर रहे थे रॉयल इनफील्ड की हेरिटेज पे और नॉस्टैल्जिया पे। जिस चीज़ के लिए रॉयल इनफील्ड सबसे ज़्यादा जानी जाती थी, उसी चीज़ को उन्होंने प्रमोट करना स्टार्ट किया। उसके बाद से बहुत सारा पैसा स्पेंड करके इसकी रिलायबिलिटी इश्यूज़ को भी धीरे-धीरे सॉर्ट आउट करना स्टार्ट कराया। आप देखोगे उस टाइम के बाद से जितनी भी मूवीज़ आप देखोगे, उनके अंदर जो भी लीड एक्टर्स हैं, जो भी स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाए जाते हैं, वो रॉयल इनफील्ड यूज़ करते हुए दिखाए जाते हैं। अभी रिसेंटली की मूवीज़ भी अगर देखो तो हीरो पंद्रहवीं में टाइगर श्रॉफ और बुलेट राजा में सैफ अली को बुलेट चलाते हुए दिखाया गया है। और आप ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा में कैटरीना कैफ को भी बुलेट चलाते हुए यानी कि रॉयल इनफील्ड की एक बाइक चलाते हुए देख सकते हैं। इस तरह से इन्होंने धीरे-धीरे यंगस्टर्स के दिमाग पे अपनी छाप छोड़ना स्टार्ट किया। साथ में रिलायबिलिटी की जो इश्यूज़ थे उनको भी सॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। 2008 में इन्होंने अपना यूसीई इंजन लॉन्च किया। यूसीई स्टैंड्स फॉर यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन। ये इंजन पहले के इंजन्स के मुकाबले ज़्यादा रिलायबल थे, फ्यूल एफिशिएंट थे और एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करते थे। उसके बाद से रॉयल एनफील्ड की इमेज बदलनी स्टार्ट हो गई।
उसके बाद जो एक मेजर चेंज आया वो आया जे प्लेटफॉर्म के साथ। जे प्लेटफॉर्म आने के बाद तो रॉयल इनफील्ड की जो इमेज थी कि ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती हैं, इनको बहुत ज़्यादा आप चलाओगे तो थकान फील करोगे, वो वाली इमेज पूरी तरह से ख़त्म हो गई। 2008 में लॉन्च हुआ यूसी इंजन, यानी कि यूनिट कंस्ट्रक्शन इंजन, एक टर्निंग पॉइंट था। ये इंजन ऑयल लीक्स के इशू को ख़त्म कर चुका था, ज़्यादा रिलायबल था, फ्यूल एफिशिएंट था और नए एमिशन नॉर्म्स को फॉलो करता था बिना क्लासिक फील को गंवाए हुए। इसके बाद तो रॉयल इनफील्ड ने मोटरसाइकिल के साथ साथ लाइफस्टाइल्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। वो अपनी क्लासिक चार्म को कैपिटलाइज करने लगे और एक कल्ट स्टेटस सोसाइटी में इन्होंने अपना मेंटेन किया। अभी तक रॉयल इनफील्ड के पास सिर्फ दो सेगमेंट की बाइक्स थी, यानी कि एक 350 सीसी में बुलेट और क्लासिक और उसके अलावा 500 सीसी में बुलेट और क्लासिक। दोनों ही सेगमेंट की बाइक्स दिखने में बिल्कुल एक जैसी थी, इसलिए कुछ अलग फील नहीं देती थी। इसके अलावा इनके पास एक थंडरबर्ड बाइक थी जो एक अलग टाइप की नीश, यानी कि एडवेंचर सीकर्स को लॉन्ग क्रूजिंग स्टाइल की बाइक थी, यानी कि जो लॉन्ग ट्रैवल करते थे उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। इसके बाद 2016 में इन्होंने हिमालयन लॉन्च करी जो एक अफोर्डेबल एडवेंचर टूरर थी और 2018 में इन्होंने इंटरसेप्टर लॉन्च करी। ये एक बहुत ही रिफाइंड 650 ट्विन सिलेंडर इंजन पे बनी हुई बाइक थी जिसको लगातार 2-3 साल तक नंबर 1 मिड वेट सेगमेंट की बाइक का अवार्ड मिलता रहा था। इसके बाद से सारी पिक्चर चेंज हो गई। उन्होंने एक के बाद एक नई नई बाइक्स लॉन्च करनी स्टार्ट कर दी। जे प्लेटफॉर्म पे बनी हुई बाइक्स काफ़ी रिलायबल थी, इसीलिए उन्होंने इसको कैपिटलाइज किया। इसके बाद से इनके पास बुलेट, क्लासिक, मीटियोर, हंटर, इंटरसेप्टर, हिमालयन, जीटी और बेयर एटसेट्रा जैसी बाइक्स आज शामिल हैं। इनकी सक्सेस नंबर्स में भी दिखती है। जहां रॉयल इनफील्ड ने 2010 में केवल 50,000 बाइक्स सेल आउट करी थी, वहीं 2020 में इन्होंने 8 लाख बाइक सेल आउट करी हैं। यूके में तो 2020 में इंटरसेप्टर 650 नंबर 1 सेलिंग बाइक रही है और ये नंबर्स ईयर ऑन ईयर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो दोस्तों, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो रॉयल इनफील्ड को बाकी बाइक से स्टैंड आउट कराती हैं? देखिए, सबसे पहले तो इनकी हेरिटेज लुक और साथ में मॉडर्न फीचर्स का जो कॉम्बिनेशन इन्होंने कर रखा है वो कोई और बखूबी कर नहीं पा रहा है। जैसे कि इसकी बाइक्स को आप देखोगे तो लुक काफ़ी क्लासिक नज़र आती है, लेकिन उनके साथ सारे मॉडर्न फीचर्स जैसे कि एलईडी लाइट्स, राइड बाय वायर, एबीएस, डिस्क ब्रेक्स, ये सब आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी आप देखोगे तो वो दिखते गोल गोल हैं जैसे पुरानी क्लासिक बाइक्स में होते थे, लेकिन उनके अंदर भी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दे रखा है और साथ में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वगैरह भी ये लोग ऑफर करते हैं। तो एक तरफ तो इनकी बाइक दिखने में रेट्रो लगती हैं, लेकिन चलाते हुए एकदम मॉडर्न फील भी देती हैं। अगर इस रेंज में आप दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को देखते हो तो उनकी जो बाइक हैं वो थोड़ी महंगी होती हैं, जबकि रॉयल इनफील्ड वही सारी चीज़ें आपको एक कम दाम में ऑफ़र करता है। ये भी इसको बाकी कंपनियों से अलग करता है। इसके अलावा इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी तैयार करी है। राइडर मैनिया, मोटोवर्स, हिमालयन ओडिसी जैसे इवेंट्स राइडर्स को इकट्ठा लाते हैं और एक बड़ा फैन बेस रॉयल इनफील्ड के लिए तैयार हो जाता है। तो रॉयल इनफील्ड की जर्नी से हमें 3 चीज़ें ऐसी देखने को मिलती हैं जिसने रॉयल इनफील्ड को ना सिर्फ लाइव रखा बल्कि आज की डेट में अनबीटेबल बना दिया है। पहला, दे हैव नेवर फॉरगेट देयर रूट्स। जिस चीज़ के लिए रॉयल एनफील्ड जानी जाती थी, यानी कि रगडनेस और हेरिटेज के लिए, उसको उन्होंने आज तक मेंटेन करा है। दूसरा, रॉयल एनफील्ड ने आज तक अपने आप को अडेप्ट किया है आने वाली टेक्नोलॉजीज़ के साथ में। भले ही उन्होंने लुक को मेंटेन किया हो, लेकिन जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ आजकल मार्केट में आ रही हैं उन सभी को रॉयल एनफील्ड जल्दी से जल्दी अपनी बाइक्स में इनकॉर्पोरेट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, कम्युनिटी। इन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी बनाई है, स्ट्रॉन्ग फैन बेस बनाया है। रॉयल एनफील्ड राइडर्स ना केवल रॉयल एनफील्ड बाइक चलाने के लिए एक साथ आते हैं, बल्कि उनके अंदर एक कम्युनिटी का स्ट्रॉन्ग सेंस है जिसकी वजह से वो अलग अलग इवेंट्स में, मोटोवर्स वगैरह में और साथ में एक्सपीडिशंस जैसे कि हिमालयन में किसी रीजन में जाने के एक्सपीडिशंस वगैरह होते हैं, उस टाइप के इवेंट्स में साथ में आते हैं। इन तीनों चीज़ों ने रॉयल एनफील्ड को सर्वाइव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है।